हेलो थर्ड ईयर। पिछली लेक्चर में हमने क्लासिकल मॉडल स्टार्ट किया था, नया टॉपिक, जिसमें जेबी से क्लासिकल मॉडल की लक्षण, उस जेबी से का सिद्धांत के बारे में चर्चा की थी। इस क्लास में हम क्लासिकल अर्थशास्त्र में मुद्रा का परिमाण सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। क्लासिकल विचारधारा के अनुसार मुद्रा के परिमाण सिद्धांत की मुख्य बात यह है कि वह मुद्रा केवल कीमत स्तर को प्रभावित करती है, वह वास्तविक उत्पादन या वास्तविक राष्ट्रीय आय को प्रभावित नहीं करती। इसमें मुद्रा का विनिमय का माध्यम का कार्य ही ध्यान केंद्रित होता है। लोग बाग मुद्रा व्यर्थ में अपने पास नहीं रखते, वे इसे प्राप्त करते ही शीघ्र व पूरी तरह अन्य वस्तु व सेवाओं की खरीद पर व्यय कर देते हैं। वे कितनी शीघ्रता से ऐसा कर पाते हैं, ये कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे उत्पादन किस प्रकार से संगठित किया गया है, आमदनी का भुगतान कितनी बार होता है और अर्थव्यवस्था का संरचनात्मक व संस्थागत ढांचा किस तरह का है। ये सब तत्व मुद्रा की मात्रा व कीमत स्तर से प्रभावित नहीं होती। ऐसी दशाओं में मुद्रा की मात्रा केवल कीमतों के सामान्य स्तर को ही प्रभावित कर पाती है। यह अलग अलग वस्तुओं की मांग व पूर्ति को प्रभावित नहीं कर पाती, इसलिए यह सापेक्ष कीमतों को भी प्रभावित नहीं कर पाती। सापेक्ष कीमतों में ए का बी से, बी का सी से, सी का डी से अनुपात देखा जाता है। जब यह उनकी अलग अलग उत्पादन की मात्राओं को प्रभावित नहीं कर पाती, तो देश या समाज के कुल उत्पादन को भी प्रभावित नहीं कर पाती। अतः क्लासिकल अर्थशास्त्र में मुद्रा की मात्रा केवल सामान्य कीमत स्तर को ही प्रभावित कर पाती है। यह अर्थशास्त्र के उत्पादन की मात्रा व रोजगार की मात्रा को प्रभावित नहीं कर पाती। इस सिद्धांत के मुख्य सूत्र हैं MV = PTT। M मतलब मुद्रा प्रचलन में मुद्रा की मात्रा, V मतलब मुद्रा का प्रचलन वेग, यह मुद्रा का लेन देन का प्रचलन वेग, PT यानी समस्त लेन देनों का औसत कीमत स्तर, T लेन देनों की मात्रा, C मुद्रा का आय प्रचलन वेग, यानी तीन हमारे पास सूत्र है, समीकरण है। MV = PT, MC = P0Y, CM = mPy। स्मॉल m है वो राष्ट्रीय आय यानी PY का वह स्थिर अंश होता है जिसे समाज के सदस्य अर्थात व्यवसायी व उपभोक्ता अपने पास नकद रूप में रखना चाहते हैं, ताकि लेन देन के कार्यों के लिए उनकी मुद्रा की मांग पूरी की जा सके। हम पहला सूत्र है, समीकरण है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। M मुद्रा की मात्रा को सूचित करता है और आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा से तात्पर्य करेंसी व मांग जमाओं से शामिल की जाती है। V मुद्रा के प्रचलन वेग को सूचित करता है, जो यह बतलाता है कि मुद्रा की एक इकाई वर्ष के सौदों के क्रय विक्रय में औसतन कितनी बार प्रयुक्त होती है। और जो T है वो लेन देन यानी कुल वास्तविक मात्रा का सूचक है, जैसे अंतिम वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं, उत्पादन की सेवाएं इत्यादि। PT सामान्य कीमत स्तर को सूचित करता है, यह कोई कीमत सूचकांक होता है जो कीमतों के औसत स्तर के परिवर्तनों को बतलाता है। इस विचारधारा में पूर्ण रोजगार के स्तर पर T की मात्रा स्थिर रहती है, V की मात्रा भी स्थिर रहती है। तो सूत्र का रूप हो जाता है M = फंक्शन ऑफ P, अर्थात P यानी कीमत स्तर, M यानी मुद्रा की मात्रा, यानी दोनों के बीच में धनात्मक प्रत्यक्ष आनुपातिक संबंध पाया जाता है।
दूसरा सूत्र है MC=P0Y। C भी मुद्रा के प्रचलन वेग का सूचक है, लेकिन इसमें केवल अंतिम वस्तुओं का क्रय विक्रय में मुद्रा के प्रयुक्त इकाइयों का प्रचलन वेग ही देखा जाता है। समस्त लेन देन के क्रय विक्रय को शामिल नहीं किया जाता, अर्थात मध्यवर्ती से प्राथमिक वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता। Y राष्ट्र की वास्तविक आय का सूचक होती है। राष्ट्र की वास्तविक आय की मात्रा राष्ट्र के कुल सौदों या लेन देनों की मात्रा से कम होती है, क्योंकि प्रथम में केवल अंतिम वस्तुएं शामिल की जाती है, जबकि द्वितीय में अंतिम वस्तु के अलावा मध्यवर्ती वस्तु साधनों की सेवाओं के लेन देन को भी शामिल करते हैं। यही कारण है C की मात्रा V की मात्रा से कम होती है। सूत्र के अनुसार M में परिवर्तन होने से कीमत स्तर में आनुपातिक परिवर्तन होता है, क्योंकि पूर्ण रोजगार के स्तर पर वास्तविक राष्ट्रीय आय स्थिर रहती है। C द्वारा सूचित आय का प्रचलन वेग भी स्थिर माना जाता है, जैसे V को स्थिर माना गया है। अतः V और C दोनों प्रचलन वेग को सूचित करते हैं, लेकिन V सौदों के प्रचलन वेग को सूचित करता है, C आय के प्रचलन वेग को सूचित करता है। अतः V की मात्रा C की मात्रा से ऊंची होती है, क्योंकि सौदों की राशि आय की राशि से काफ़ी अधिक होती है। सौदों में मुद्रा की कई प्रकार के लेन देन जुड़ जाते हैं, जबकि आय में केवल आय के सृजन पर ही विचार किया जाता है। तीसरा सूत्र है M=MPY। मुद्रा के परिमाण सिद्धांत को प्रचलन वेग के रूप में न प्रकट करके मुद्रा की मांग के रूप में प्रकट किया जाता है। M पहले की भांति मुद्रा की पूर्ति का सूचक है। m 1/C अर्थात मौद्रिक आय का वह भाग अंश होती है जिसे समाज नकद रूप में अपने पास रखना चाहते हैं, ताकि वह अपनी मुद्रा के लेन देन की मांग को पूरा कर सके। समाज में मुद्रा की मांग निर्धारित करने का एक उदाहरण है। प्रत्येक समाज में दो वर्ग मान लेते हैं, व्यावसायिक फर्म और सामाजिक व्यावसायिक फर्म और व्यक्ति। मान लीजिए फर्म व्यक्तियों को वर्ष में 4 बार मजदूरी ब्याज मुनाफे के रूप में आमदनी वितरित करती है। प्रत्येक बार 100 रुपये आमदनी के रूप में वितरित किए जाते हैं, यानी वर्ष में 4 बार आमदनी का वितरण होता है। लेकिन इसलिए अर्थव्यवस्था की कुल आमदनी 400 रुपये होती है। लेकिन समाज में व्यवसायी व व्यक्ति दो वर्ग है। व्यक्ति अपनी आमदनी फर्मों से माल खरीदने में खर्च करते हैं, यानी 400 रुपये व्यक्तियों से फर्मों के पास चले जाते हैं। इस प्रकार कुल लेन देन हो गया 800। चित्र में जैसे कि बताया गया है, OX पे समय है। फर्स्ट फेज 3 महीने को बता रहा है, अगले 3 महीने यानी पूरे साल को 4 भागों में बांट दिया गया है। OY पे मुद्रा की बकाया राशि व्यक्तियों के पास। शुरू में जब सैलरी मिलती है, व्यक्ति यहाँ पर स्थित होता है और यहाँ पर 100 रुपये होती है, लेकिन सेकंड फेज आते आते वो खर्च करता है और धीरे धीरे वो कम होती जाती है। फिर 3 महीने बाद फिर सैलरी मिलती है, फिर वो पीक पर पहुंच जाता है और फिर वो खर्च करता है, धीरे धीरे वो नीचे आ जाता है। फिर इस तरह से फिर अगली बार मिलती है, फिर धीरे धीरे आ जाता है। इस प्रकार साल में 4 बार तनख्वाह मिलती है। नीचे वाले जो चित्र में बिल्कुल वही है, केवल अंतर ये है कि ये व्यवसायियों के फर्मों के पास है। शुरू में व्यक्तियों को सैलरी देने पर फर्स्ट फेज के बाद नीचे फर्मों के पास कुछ नहीं बचा रहता, लेकिन धीरे धीरे जब परिवार के द्वारा पैसा खर्च किया जाता है तो फर्मों के ऊपर बढ़ता जाता है और अंत में फिर सेकंड फेज के शुरू में 100 रुपये उसके पास पहुंच जाते हैं फर्म के पास। फिर धीरे धीरे
वो सारी सैलरी के रूप में, मजदूरी के रूप में, ब्याज के रूप में दे देता है व्यक्तियों को, वो फिर नीचे आ जाता है और फिर धीरे धीरे फिर वो वस्तुएं बेचता है तो इस तरह से ऊपर आता है। यानी ये प्रक्रिया चलती रहती है साल में 4 बार। अगला जो चित्र है OX पे मुद्रा की मात्रा ली गई है और OY पर कुल मौद्रिकाएं ली गई है। 45 डिग्री लाइन है जो 1/m यानी मुद्रा की मांग को सूचित कर रहा है। शुरू में मुद्रा की मात्रा OM0 होने पर मौद्रिकाएं P0Y0 होती है और फिर उसके बाद जैसे ही मुद्रा की मात्रा OM0 से OM1 हो जाती है तो मौद्रिकाएं P1Y0 है। कहने का मतलब है कि IY0 ही बनी रहती है, केवल मुद्रा की यानी कीमत स्तर में बढ़ोतरी होती है। पहले कीमत स्तर P0 था, अब कीमत स्तर बढ़कर P1 हो गया है। यानी क्लासिकल मॉडल के अनुसार कि मुद्रा की मात्रा बढ़ने पर कीमत स्तर में परिवर्तन होता है, लेकिन वास्तविक राष्ट्रीय आय में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं होता। थैंक यू।